नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या देश में नोटबंदी आर्थिक आपातकाल से ऊपर जाकर अब गरीब को मार रही है? ये आरोप, ये सवाल राज्यसभा में विपक्ष के जरिए फिर उठाया गया। सवालों के सिलसिले में आम आदमी को राहत की तलाश का जिक्र किया गया और एक मर्तबा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा में खोट बताई गई। कहा गया कि पीएम उद्योगपतियों को अब यहां फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में नेता सड़कों पर आकर बैंकों में खड़े लोगों की राहत की फिक्र करते भी नजर आए। आखिर क्या माजरा है इस वक्त देश में? क्या एक पहल पर इतने सवाल अच्छे हैं या फिर सवालों के जरिए ही लोकतंत्र की खूबसूरती के बीच कुछ अच्छा हो सकता है? आखिर नोटबंदी के मसले पर क्यों अच्छे दिनों से इसे जोड़कर देखा जाता है और क्या विमुद्रीकरण को लेकर हंगामा ठीक है या फिर हंगामा करना गलत होगा? तफसील से बात होगी खास मेहमानों के बीच। बिग फाइट लाइव जारी है। इस सत्र में भी बहुत ही अच्छी चर्चा होगी। तो कमाने में निकल गए तो बदलने में निकल गए। Who are supporting the transformation? Who are opposing the transformation? जो भी मसला है, लेकिन नोटबंदी पर हंगामा क्यों? विमुद्रीकरण का जिक्र होता है, चर्चा होती है, लेकिन चर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत कितनी वाजिब है, बात होगी। चर्चा के बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मनीष पारिक साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक रमन नंदा जी हमारे साथ होंगे, ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बनीचंद जैन साहब हमारे साथ हैं, साथ ही बैंक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष महेश मिश्रा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राज्यसभा में जो कुछ हुआ, एक तस्वीर आपके सामने, किसने क्या कहा और फिर क्या सवाल उठे? लोग जानना चाहते हैं दिस जो महायज्ञ, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस कंट्री. Who are supporting the transformation? Who are opposing the transformation? That is the issue. That is the benchmark. I expected people from the other side, all learned friends are there because they have more experience all these years. 50 years plus. 50 years plus. उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मैंने तमाम उन लोगों को, आज कौन लोग कतार में खड़े हैं? वो लोग कतार में खड़े हैं जो दो जी के घोटाले में थे, जो कोयले के घोटाले में थे, जो काले धन के व्यापार करते हैं, जो काले धन के प्रतिनिधि हैं। मैं निंदा करता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की कि आपने हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो 5 दिन से 6 दिन से कतार में खड़ा है 2000 रुपए निकालने के लिए, 4000 रुपए बदलाने के लिए, आपने उसको अपराधी कहा, कालाबाजारी कहा, स्कैमर कहा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा, पूरे देश ने सुना। कहते हैं आपकी 30 दिन का दुख और 30 दिन का तकलीफ होगी। 50 दिन के 50 दिन भूख पेट जो है वो वेट नहीं करेगा। हाँ, कोई थोड़ी बहुत हैसियत वाला लोग, हमारे जैसे लोग कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है, दिहाड़ी है, वो 50 दिन तक उसका पेट जो है वो धीरज नहीं रखाएगा, वो पेशेंस नहीं रख सकता, वो ठहर नहीं सकता। सारा चांदनी चौक से लेकर के कबूतर उड़ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी ज्यादातर पर्ची पर लिखकर दे दिया कि आप मेडिकल स्टोर से ये दवा ले लो। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये बड़े नोट नहीं चलेंगे, छोटे नोट लेकर आओ। कितना बुरा हाल हुआ है। और जो मेडिकल स्टोर है, उन्होंने तो देखा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, या तो उनको पहले ही सजग कर दिया गया था। तो जब लोग उधर दवा लेने के लिए गए, खासतौर से गरीब लोग, उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर के शटर डाल दिए। वेंकैया नायडू कहते हैं कि यज्ञ है, आहुति दीजिए, लेकिन इस बीच में एक गरीब का सवाल आनंद शर्मा, शरद यादव या फिर मायावती ने उठाया। तो सच में नोटबंदी पर के बाद क्या गरीब का हित प्रभावित होता है, असर आता है? firstindianews.com पर इसी मसले पर आपकी राय का हमें इंतजार होगा। फेसबुक और ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं।
जाहिर है कई तरह के सवाल उठेंगे और उठना शुरू हो चुके हैं। शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ और पहले दिन ही राज्यसभा में जो तस्वीर आई उसके बाद जो कुछ देखा हम सबके सामने है। आरसी चौधरी साहब, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि इस पूरे नोटबंदी के मसले पर कालाबाजारी या फिर उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है और गरीब को नुकसान? सुनिए जी, मैं सबसे पहले तो चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, उन्होंने जो नोटबंदी जो की उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी और क्यों उन्होंने नोटबंदी की, ये जो भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी ने बयान किया करना चाहिए था। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि यहीं पे ही 8 तारीख को शाम को 8 बजे यहीं हम डिबेट पे थे। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि ये जो मेरा कदम है, ये जो नोटबंदी का जो कदम है, ये देश के भ्रष्टाचार पे, अवैध हथियारों के कारोबार पे, स्मगलर्स पे, इन सब पे एक सर्जिकल स्ट्राइक का अटैक है। मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले की घटनाओं पे ले जाना चाहूंगा अश्विनी जी। देश के अंदर बाबा रामदेव ने, डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक ने, अन्ना हजारे के मूवमेंट ने और देश के बहुत से जगह जगह जाके कोनों के अंदर कहा था कि देश के बाहर विदेशों में जो काला धन है, वो काला धन इस देश की संपत्ति है और इस देश के अंदर आना चाहिए। मोदी जी ने चुनावी रैलियों के दौरान कहा था, उनके अपने आंकड़े हो सकते हैं, उनके अपने विश्लेषक हो सकते हैं, उनके कोई अपने आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते हैं, उन्होंने कहा था कि देश का 4 लाख करोड़ रुपए, 400 लाख करोड़ रुपए विदेशों के अंदर काला धन के रूप में जमा है। वो काला धन इस देश के अंदर आना चाहिए और अगर वो काला धन इस देश के आएगा, मैं आरसी चौधरी साहब, अगर राज्यसभा की इस तस्वीर पर बात करूं, मैं इसी मुद्दे पर डिबेट करना चाहता हूं। राज्यसभा की तस्वीर पर बात करूं तो मैं ये जानना चाहता हूं, चाहे आनंद शर्मा बोले हो या फिर यूपी से प्रमोद तिवारी बोले हो, दोनों ने कांग्रेस से बात रखी और इस बात का जिक्र किया कि गरीब पर मार पड़ी है। मैं जानना चाहता हूं किस गरीब पर मार पड़ी है, वो सामने क्यों नहीं? भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर की संबोधन में मोदी जी ने कहा था कि मुझे 3 दिन का संकट है, 3 दिन दीजिए। कितने दिन दीजिए? 3 दिन दीजिए। उन्होंने देश के बैंक बंद होने के बाद में शाम को 8 बजे उन्होंने इस आर्थिक आपातकाल की, आर्थिक अराजकता की घोषणा की। वो 3 दिन पूरे हो गए, 3 दिन के बाद में आज 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद में क्या स्थिति है? अब 50 दिन का है, इंतजार कर लीजिए। ये जो अटैक किया, वो देश की ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ अटैक मानता हूं मैं इसको। ये कहीं भ्रष्टाचार के और कहीं कालाबाजारी के खिलाफ मैं इस अटैक को मनीष पारिक साहब, यही सवाल है कि विपक्ष को ये मौका क्यों मिल रहा है और क्यों विपक्ष आपकी इस मंशा में खोट ढूंढने लगा है? 2 तरफ के बयान है उनके। काला धन पे रोक लगनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगनी चाहिए, स्वागत करेंगे। और फिर जब बात आती है कि ये नोटबंदी हो गई तो वो गरीब की मार है। अल्टीमेटली सवाल के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं। मुंह छुपाने को जगह नहीं है, बात बताने को जगह नहीं है, बहाने बना रहे हैं जनता से। और जनता से पूछो तो वो कहती बहुत अच्छा काम है, लाइन में लगना पड़ रहा है। पारिक साहब, जवाब चाहिए। चुनाव से पहले आपने कहा था मोइन कुरैशी, हसन अली और ये जो दूसरे 2, 3, 4 लोगों के जो नाम लगाए, आपने कहा कि इन्होंने देश का जो काला धन, देश का जो धन है वो स्विस बैंकों में ले जाके जो दूसरे टैक्स हेवन है उन कंट्रीज के अंदर जाके जमा कराया। आज लाइन के अंदर आपकी सत्ता आने के बाद में जो सुब्रतो राय जेल के अंदर था, जो आज लखनऊ के अंदर बैठ के आराम फरमाता है और उसके चैनलों पे आपकी नोटबंदी को बड़े महिमा मंडन के साथ में दिखाया जाता है। सुभाष चंद्रा के चैनल पे बड़े महिमा मंडन के साथ में दिखाया जाता है। क्या आज वो लोग जिनके लिए आपने कहा था, जो देश की आधी से बड़ी जो करेंसी की जो ताकत है, गरीब पर एतराज को मैं इस पर आना चाहूंगा। मीडिया रिपोर्टिंग पर मेरी डिबेट बिल्कुल नहीं है आरसी चौधरी साहब। कर्मचारी वो उस लाइन में है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं उन्हीं पक्षों का रुख करना चाहूंगा। मनीष पारिक साहब, मैं आऊंगा आपके पास जवाब लेने के लिए। आप सवाल करते रहेंगे, जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि जवाब का भी इंतजार कीजिए। मैं आऊंगा मनीष पारिक जी, फिर जोड़ूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले बैंकों का क्या पक्ष है? क्या तैयारियां नहीं है या सच में लगता है कि कहीं पर मार पड़ रही है? महेश मिश्रा जी, बैंक यूनियन का क्या रुख है पूरे मसले पर? देखिए, मोदी जी ने जो काला धन निकालने के लिए या भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो एक व्यक्तिगत तौर के ऊपर जो इस तरीके का एक डिसीजन लिया, उसमें मैं मान के चलता हूं बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते आज भी बैंकों में पैसा नहीं है। पहले दिन कहा जाता है राजस्थान अकेले में 35,000 करोड़ रुपए एक दिन में जमा हुआ। क्या ये रिकॉर्ड नहीं था? आज गरीब आदमी जो है, मजदूर आदमी जो है, लाइन में लगा हुआ है। मैं अभी बैंक से आ रहा हूं,
150 से ज्यादा लोग एटीएम के सामने खड़े हुए हैं जी। आज बैंक के अंदर पैसा नहीं है। आज जो पुराना नोट था 10 रुपए का, जिसको कि आज रेजगारी के रूप में जो कि इकट्ठा करके रख रखा था लोगों को, वो उसका भुगतान किया गया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब साधन पूरी तरह नहीं मुहैया कराए हुए हैं, तो फिर इस तरीके की ये तो एक आपातकाल लगा दिया। आपातकाल, और आपातकाल किसके लिए लगा? क्यों मानते हैं आप मैं किसी आपातकाल राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे कौन सा काला धन, किसका काला धन, कैसा काला धन निकला है, ये बात तो मेरा सवाल था, शायद आपने सुना नहीं। पहले दिन 35,000 करोड़ रुपए राजस्थान के बैंकों में जमा किए गए। वो आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या पैसा जो आ रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा? नहीं, बैंकों के अंदर आज भी जो पैसा जमा हो रहा है, वो पैसा जमा जो कराने वाले हैं, वो पैसा आज उनको उस तरीके से निकालने नहीं दिया जा रहा। कितना निकालने दिया जा रहा है? आपका ऑब्जेक्शन इस बात पर है, विरोध इस बात पर है कि निकासी नहीं हो रही, इसलिए लोगों की जो घर की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ रही है। आप इतना ही नहीं, आप देखिए सुनील जी कि आज कोऑपरेटिव बैंक जो कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर आज लोगों के बीच में जोड़ने के लिए बनाए हैं, उनको ये नोट एक्सचेंज करने की परमिशन नहीं है, उनको जमा कराने की परमिशन नहीं है। आज वो अपने खाते को अगर ये कहे कि मैं मेरा पैसा चुकाना चाहता हूं बैंक को, आज उनको वो परमिशन नहीं है। ये है व्यापारी वर्ग पर। सीसीबी हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं, 450 पौने 500 के करीब, आज वो बैठे हुए हैं। लोग अपना खाता बंद करके जाएंगे, कहां जाएंगे? बैंक की हालत खराब होगी। जरूर जवाब लूंगा। बनीचंद जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ है? हाँ, व्यापारी वर्ग तो किस तरह से? काफ़ी प्रभावित हुआ है। वैसे ये योजना जो काले धन की निकाली है प्रधानमंत्री जी ने, अच्छी निकाली है, हम इसका स्वागत तो करते हैं, परंतु इसकी प्लानिंग जो देख रहे हैं वो थोड़ा सी गड़बड़ा रही है। अकेला काला धन नहीं, जाली नोट का भी जिक्र पीएम ने किया। कहा गया कि आतंकवाद को जो फंडिंग होती है वो भी इससे रुक जाएगी। हाँ, इसके कई साइड इफेक्ट हैं जो होंगे वो तो नहीं कह सकते, पर व्यापारी होने के नाते मैं इतना तो जरूर बता सकता हूँ, व्यापारियों को कम से कम 5 लाख रुपए पर वीक देना चाहिए इनको। यदि ये नहीं दिया तो उद्योग व्यापार दोनों ठप हो जाएंगे, और उद्योग व्यापार ठप होने का मतलब है कि बेरोजगारी फैलेगी। अब यदि 50 दिन की बात कही तो ऐसा तो है नहीं 50 दिन हम अपनी फैक्ट्री बंद रखें या अपनी दुकान बंद रखें। यदि हम फैक्ट्री और दुकान बंद रखने लग गए 50 दिन तक, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? लेबर को हम तनख्वाह कैसे देंगे? बिजली का बिल कैसे भरेंगे? एक उद्योगपति अभी बिल्कुल ये मानना पड़ेगा एकदम उद्योग बंद है, ये आप बिल्कुल मान लीजिए। उद्योग यदि बंद रहा तो इसका रेवेन्यू का नुकसान होगा राजस्थान गवर्नमेंट को। राजस्थान गवर्नमेंट, चलिए मैं इस पर भी बात करूंगा। रमन नंदा साहब, एक तरफ तो ये आरोप है कि ये पूरी तरह से प्लांट किया गया है, विरोध है, जबकि गरीब खुश है, आम आदमी खुश है, कतार में लगकर खुश नजर आता है। विरोधी चाहते हैं, ताकतें चाहती है सरकार विरोधी कि ऐसा हो, विरोध तैयार हो जाए। दूसरी तरफ सवाल ये है कि कैसे गरीब को रोज का खाना मिलेगा। 2000 रुपए का नोट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया जाता है, पैसों का जिक्र किया जाता है कि बैंकों तक माकूल व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। क्या लगता है देश की सियासत में ये जो तस्वीर है ये बेहतर कल लाएगी या फिर कल को बिगाड़ देगी? यदि देश को हम एक जीवंत शक्ति के रूप में माने, एक ऑर्गेनिक बॉडी के रूप में माने, और बॉडी में कोई गहरी बीमारी आ चुकी हो जिसके तहत शरीर पे फोड़े निकले, और करप्शन तो इतनी फैली हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस में है, न्यायपालिका में है, बैंकों में है, व्यापार में, हर जगह है। तो जब उसके इलाज के लिए डॉक्टर हाथ पर कोई चीरा देगा तो हम कह सकते हैं हाथ पर कितना अन्याय हो गया। पैर पर चीरा दिया तो हम कह सकते हैं अरे बाबा पैर के साथ कितना अन्याय होगा। लेकिन यदि हम देश को एक पर्सनैलिटी के रूप में देखें जिसमें करप्शन रूपी ये जो ब्लड कैंसर है इसको निकालने की आवश्यकता है, सर्जिकल ऑपरेशंस की जरूरत है, और भविष्य की दृष्टि से इसको सक्षम बनाकर कि स्कूलों में शिक्षा ढंग से हो, सरकारी जो पैसा जा रहा है स्कूलों के लिए वो ना भ्रष्टाचार के जरिए जाए, पुलिस वाले भ्रष्टाचार से पैसा न कमाएं जो उनकी तिजोरियों में भरा होगा, कितने थानेदारों के कितने। उसी तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक के अधिकारियों के ऊपर आरोप रहे, भारतीय जुडिशरी तक के ऊपर आरोप आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि हाई कोर्ट तक के लेवल के जजेस में करप्शन आ चुकी है। तो इस सारी व्यवस्था पर यदि किसी को अटैक करना हो तो इसका एक ही तरीका है कि उन नोटों को ही निष्क्रिय कर लो, उस शक्ति को ही जो इस बुरे पैसे से एक बात, आनंद शर्मा जब बोल रहे थे उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया। 1946 में भी
ये विमुद्रीकरण की प्रक्रिया हुई, उसके बाद 1978 में हुई। लोगों को मौका मिला, लोगों ने व्यवस्थाओं को सराहा और साथ ही जिन लोगों के पास काला धन था वो बाहर निकला या फिर खत्म हो गया। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली, लेकिन वैसा आज नहीं देखने को मिलता। आनंद शर्मा जी का जो जिक्र आया कि जो बात उन्होंने कही कि पहले भी बड़े नोटों के ऊपर, 1000 रुपए नोटों के ऊपर मसलन जो लगी, उसी का जवाब सीताराम येचुरी जी ने राज्यसभा में ही दे दिया, जिन्होंने कहा कि उस तरह के नोट तो हमने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं थे, किसी ने देखे ही नहीं थे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड था। दूसरी बात, आनंद शर्मा जी जो कह रहे थे, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो जनता देख रही होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा था कि 2G घोटाले का जिक्र किया, 4G का किया, और कहा कि वो लोग जो घोटालों में लिप्त थे वो 4000 रुपए के लिए खड़े हुए थे। उनका इशारा किसकी ओर था वो हर कोई जानता है, लेकिन आनंद शर्मा जी इसको ऐसे रूप में रख रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री और राहुल गांधी नहीं बोलकर आम आदमी बोल रहे हैं जी। तो जब तथ्यों का डिस्टॉर्शन हो तो वो जनता देख रही होती है। ये तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी की तस्वीर को गरीब और आम आदमी के रूप में पेश कर रहे थे आप राज्यसभा में। सुनी जी, नंदा साहब ने कहा कि जो 78 और 46 के अंदर भी करेंसी का डिमोनेटाइजेशन किया गया था, बंद की गई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की 2000। अब राहुल गांधी पर जवाब नहीं देंगे? मैं राहुल गांधी की भी बात का जवाब दूंगा, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार के जब अंकुश की बात की तो उस बात को भी देश के लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन ऑफ द मनी, ये किसी भी तरह की भ्रष्टाचार के और काले धन पे डायरेक्ट रूप से इंडिया में और इंडिया से बाहर पे इसका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। आज देश के अंदर 86% जो मुद्रा का जो चलन है, जो 17-18 जितनी भी लाख करोड़ रुपए की जो मुद्रा को बोलते हैं, उसको आपने एक सेकंड में आपने शट डाउन कर दिया। आनंद शर्मा जी के मुताबिक उसने देश की अर्थव्यवस्था को, सुन लीजिए पहले बात को पूरी करनी है। हाँ। उसको एकदम से आपने शट डाउन कर दिया। ये जो पैसा बैंकों में जो जा रहा है, वो पैसा देश की दो तरह की अर्थव्यवस्था से है। 2G कॉल के स्कैम का पैसा नहीं है, वो लाइन में नहीं लगा हुआ है, वहां पे सुब्रत राय लाइन में नहीं लगा हुआ है। मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं, उसी बात का जिक्र कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जाकर कतार में खड़े हुए के, और किसान एक व्यापारी जो अपने बहुत से सपने बुनता है कि मैं इस पैसे से मेरी इससे छवि बिगड़ेगी। मनीष पारिक साहब, मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद छवि बिगड़ेगी या गरीब प्रभावित होगा, कौन होगा? बड़ी बात तो यही है कि डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो 2012 की रिपोर्ट तक नहीं आया था। अब मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो 2017 में जो रिपोर्ट आएगी ना, उसको ये पढ़े, अब आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार ये सुब्रत राय और उनके नाम ले रहे हैं स्कैम्स के, उनके पैसे कहाँ हैं ये बता दें कि भाई वो तो स्विस बैंक में है, वहां से लाओ, वहां ला लेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो नोट की शक्ल में आए, वो यहीं पे बट गए और वही छुपे हुए हैं। क्योंकि अब ये कहना चाहते हैं कि हमने आम आदमी को बांट दिया था टेलीफोन घोटाले का, 2G घोटाले का, ये भी गलत बात है। आम आदमी का उससे कोई संबंध नहीं है, वो विरोध नहीं कर रहा है, वो तो लाइन में लगा हुआ है, खुश है। वो कहता है मोदी जी जैसा आदमी कर सकता है। ये जो लुंज पुंज प्रधानमंत्रियों की लिस्ट लेके गरीब पर कितना सर, ये दोनों आप लोग मुद्दा टाल रहे हैं। मेरे जो मूल सवाल थे, देश की छवि पर असर, देश की छवि पर असर और गरीब पर मार, राज्यसभा में क्यों बोलते हैं आप? देख लेंगे, लौटेंगे, उम्मीद करेंगे मुद्दे पर जवाब मिलेगा। देश को गुमराह नहीं होने देंगे। अभी कौन सा देश, कौन सी गुमराह? जो फैसला सरकार ने जो फैसला लिया है नोट बदलने का और जो 500 और 1000 के नोट बंद करने का, वो बहुत जल्दी लिया गया है, इतना जल्दी नहीं लेना था। इससे जनता में बहुत परेशान है। आज कहीं भी जाओ 500 की नोट पेट्रोल बढ़ा दो, 500 की नोट जब उसको तो 200 का पेट्रोल बढ़वाया तो वो छुट्टी नहीं दे रहा है। नोटबंदी पर संसद में चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो काम था ये खुफिया काम था। अगर इस पर अगर संसद में चर्चा या किसी औरों से, उनके अंदर के आदमियों से भी चर्चा करते तो काला धन वाले लोग चेत जाते और वो काला धन अपना ठिकाने लगा देते।